Hey, what's up everyone? Today we'll do chapter framing of constitution and its feature from social science. So let us begin. As we all know, constitution plays very important role in each and every country. Without constitution, no country can run. So let us start the chapter. देखो यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का एनी सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ रूल्स डिजाइन टू गवर्न अ कंट्री डिजाइन इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है वेयर ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिटन टू रन द कंट्री इन अ सिस्टमेटिक वे कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस हम देखते हैं यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर ईच एंड एवरी कंट्री ठीक है ये चीज आप याद रखना plus the laws of the country are based on the constitution. The country's constitution and constitutional laws should be subject to relevant provision. The constitution is superior to all the laws of the country. जो constitution होता है वो सबसे ऊपर माना जाता है कंट्री में मतलब कोई भी पर्सन जो पॉलिटिकल पावर होल्ड करता है या कोई भी ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन का है दैट इज अ सुपीरियर एक क्वेश्चन आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज लाइव एंड बेसिक डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लाइव और बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्यों बोलते हैं देयर इज अ सिंपल रीजन कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्स पीरियोडिकल रिक्वायरमेंट्स पीरियोडिकल चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स of the people's aspiration expectations and interest as well as the emotions which are high that is the reason constitution is known as live and basic document मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टाइम टू टाइम जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए जाते हैं अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस किए जाते हैं और उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज लाइव एंड बेसिक डॉक्यूमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें पीरियोडिकल चेंजेस आते हैं अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ हिस्ट्री देखते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीजें हमें देखनी है आफ्टर द इंडिपेंडेंस देयर वर द टू मेजर क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन ये था कि हु विल टेक केयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लॉज जो है वो कौन बनाएगा एंड हु विल टेक केयर ऑफ द स्टेट्स सो द स्टेट डिवीजन का काम था दैट वाज टेकन बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हम जानते हैं लाइक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमने बनाया है तो आयरन मैन इसीलिए हम उनको बोलते हैं सेकेंड जो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 years 11 months and 17 days का टाइम लगा था ये आपको याद रखना पड़ेगा सो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था सो वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947 और कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने मेंबर थे तो देयर वर 389 मेंबर्स ठीक है और ये सारे मेंबर्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा याद रखना है फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे सरोजिनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित थे ठीक है दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टेकन केयर बाय बी.आर. अम्बेडकर एंड राजेंद्र प्रसाद जो थे ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो ये एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा सेकेंड चेयरमैन जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के दैट वाज बी.आर. अम्बेडकर ठीक है तो बी.आर. अम्बेडकर टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी फाइनली The constitution framework was completed on 26 November 1949 मैं आपको बता देता हूँ ये रहा ये डेट 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का काम था दैट वाज कंप्लीटेड एंड वी वेटेड फॉर द 2 months एंड वी अप्लाइड अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 Jan 1950 एंड 26 नवंबर 1949 को जो था हमारा फ्रेमवर्क कंप्लीट हुआ था That is why we celebrated 26 Jan as a Republic Day. Republic Day का मतलब होता है Republic country का मतलब होता है the country which has its own constitution. ठीक है तो जब सबसे पहले constitution बना था starting में there were the 295 article 8 appendices and after some time कुछ amendments करने के बाद 395 article 9 appendices हुए थे तो आपको ये numbers याद रखने पड़ेंगे ठीक है ओके सो व्हाट इज प्रीएम्बल प्रीएम्बल सर्व्स एज अ कंपास ये जो प्रीएम्बल है मतलब जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये प्रीएम्बल है प्रीएम्बल सर्व्स एज अ कंपास सर्व्स एज अ कंपास इन द सेंस कि प्रीएम्बल जो है वो आपको बेसिक आइडिया देता है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू सॉवरेन सॉवरेन मींस जहाँ पे लोगों का शासन चलता है किसी राजा महाराजा या किसी डिक्टेटर का शासन नहीं है सोशलिस्ट मींस सामाजिक वेयर ऑल पीपल आर कंसीडर्ड इक्वल
ठीक है। फिर सेक्युलर, सेक्युलर मीन्स इंडिया डजंट फॉलो एनी सिंगल रिलीजन, देयर आर मल्टीपल रिलीजन्स और हम सारे रिलीजन को जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मीन्स वेयर पीपल हैव द पावर इन देयर हैंड्स। रिपब्लिक, जो मैंने आपको भी बताया, जिस कंट्री का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है दैट कंट्री इज नोन एज रिपब्लिक कंट्री, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ ये वर्ड्स हैं जैसे जस्टिस, तो आपको जस्टिस कहाँ मिलेगा? जस्टिस मतलब न्याय, तो सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, इन तीनों चीजों में आपको जस्टिस मिलेगा। लिबर्टी, तो आपके पास क्या लिबर्टी है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इन सब की आपके पास जो है वो लिबर्टी है। इक्वालिटी, हर एक पर्सन जो है कंट्री में उसका स्टेटस और उसका अपॉर्चुनिटी जो है, मतलब स्टेटस जो है वो इक्वल माना जाएगा, नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड। एंड अपॉर्चुनिटी जो है, जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली हेल्प वगैरह जो है वो सारी सबके लिए सेम रहेगी। देन देयर इज एन वर्ड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, द ब्रदरहुड, ठीक है। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, तो ये जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क कंप्लीट हुआ था तब की ये डेट है, ठीक है। तो ये वर्ड्स आप याद रखना, मे बी आपके एग्जाम में ये डिफाइन पूछ लेंगे। तो हम देखते हैं कि 42nd अमेंडमेंट क्या था। 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, जिसमें जो वर्ड है सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सारे वर्ड्स ऐड किए गए थे। मतलब 1976 से पहले ये जो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये प्रीएम्बल में नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो प्रीएम्बल का अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो आपको सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है, प्रीएम्बल is a soul of constitution, ये आप याद रख देना, is as a soul of constitution also important and necessity to understand the framing of any law and interpretation. Preamble gives proper guidance to understand the policy behind the framing any law. Preamble plays an important role. कोई भी लॉ जो है वो क्यों फ्रेम किया गया है, तो उसको समझने के लिए हमें प्रीएम्बल को समझना पड़ेगा। प्रीएम्बल इज अ यूजफुल टूल टू अवॉइड द ट्रबल्स इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। व्हेन एनी एम्बिग्विटी, मतलब अगर कोई भी कंफ्यूजन या कोई ऑब्सक्योर डिटेल अराइज होती है, प्रीएम्बल सर्व्स एज अ कंपास, प्रीएम्बल जो है वो आपको डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, ये स्टेटमेंट खास करके याद रखना है। प्रीएम्बल इज अ नेशंस यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडर्ड क्रस्ट ऑफ ब्रदरहुड अमंग सिटीजन्स हु आर हैविंग नोबल सेंटिमेंट्स इन एंड आइडियल्स। प्रीएम्बल इज बैक्ड बाय हाई आइडियल्स एंड गोल्स, ओके। तो ओके, अब हम देखते हैं डेमोक्रेसी, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी मीन्स वेयर द पीपल हैव पावर इन द हैंड्स, लाइक वो अपने रूलर को वोट कर सकते हैं और जो भी जिस पर्सन को ज्यादा वोट मिलेगा दैट पर्सन विल रूल द कंट्री, ठीक है। तो हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी वर्ड दैट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, डेमोस मीन्स पीपल, क्रेटोस मीन्स पावर। तो जो पावर है डेमोक्रेसी मीन्स लोगों के हाथ में पावर है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, अब्राहम लिंकन जो थे अमेरिकन प्रेसिडेंट, ही सेड दैट इट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, ये लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की बेनिफिट के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी मीन्स देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इक्वल जस्टिस फॉर ऑल पीपल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हैविंग इक्वल राइट्स ऑफ पार्टिसिपेशन। मतलब ऐसी कंट्री, जैसे कि हमने बहुत सारी कंट्रीज के एग्जांपल देखे हुए हैं पहले भी, जहाँ पे मतलब 2015 तक सऊदी अरेबिया में लाइक विमेन वर नॉट अलाउड टू वोट। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ पावर्स जो थे वो 25 प्लस और रिच लोगों के हाथ में थे, बट अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। और हम बात करते हैं डेमोक्रेसी में, तो हमने जो सिस्टम सिलेक्ट किया था दैट वी सिलेक्टेड अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट का हेड माना जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम देखते हैं पार्लियामेंट सिस्टम, तो पार्लियामेंट में भी है लोकसभा एंड राज्यसभा एज वेल, ये आपको याद रखना है। एंड ईच एंड एवरी इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज अ 5 years ऑफ टेनर, 5 साल तक वो रूल कर सकते हैं। मतलब अभी अगर कोई गवर्नमेंट जीत जाती है सो दैट गवर्नमेंट हैज 5 years, ठीक है। वो 5 साल तक रूल कर सकते हैं कंट्री के ऊपर, रूल इन द सेंस गवर्नमेंट को चला सकते हैं। एंड this government works under the principle of constitution, that is why it is known as responsible government। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह के सारे कामकाज होते हैं, इसीलिए इट इज नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ, जो हम वोटिंग की बात कर रहे थे, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके लिए कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मींस एनी पर्सन हु इज अबव 18 years ऑफ एज कैन कास्ट हिज और हर वोट। वो जिसको भी वोट करना चाहता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, क्रीड, रिलीजन,
इसका कोई भी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किए बिना जो है द पर्सन हैज अ राइट टू वोट। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, प्लीज आप इसको अंडरलाइन या हाईलाइट कर देना। व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज करके पूछते हैं। ओके, सोशलिस्ट, एज वी सो 1976 42nd अमेंडमेंट हुआ था जिसमें सोशलिस्ट वर्ड जो है ऐड किया गया था। ठीक है, इट मींस ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है लाइक पॉलिटिकल इक्वालिटी रहेगी फॉर ऑल सिटीजन्स, कोई भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे हम और चीज देखते हैं, इंडिया स्टैंड्स फॉर अबॉलिशिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, जो भी एक्सप्लॉइटेशन के फॉर्म्स हैं वो सारे अबॉलिश कर देना। ईच एंड एवरी पर्सन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल स्टेटस, तो ये आपको याद रखना है। नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिच पुअर कास्ट क्रीड, तो यहाँ पे देखो सारी चीजें लिखी हुई हैं। ओके, फिर सेक्युलरिज्म में आते हैं, तो अगेन द सेम थिंग 1976 में 1976 42nd अमेंडमेंट में ये वर्ड सेक्युलर ऐड कर दिया गया था। India is a secular country. India never becomes a particular religion country as per the provision of article of constitution, मतलब हमारी कंट्री में जो है वो हर एक धर्म, हर एक रिलीजन है वो समान गिना जाएगा। एज वी नो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, सिखिज्म, जितने भी धर्म हैं सारे लोग जो हैं वो इंडिया में रहते हैं। एंड सर्वधर्म समदृष्टि या सर्वधर्म समभाव, ये पॉलिसी जो है वो इंडिया में फॉलो की जाती है। ठीक है, हर एक धर्म जो है वो इक्वल माना जाएगा और हर एक धर्म को सेम रिस्पेक्ट दी जाएगी। तो आपको सेक्युलरिज्म मींस इट्स ऑल अबाउट रिलीजन, ये आपको चीज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखते हैं, तो वी अप्लाइड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जैन 1950, जो मैंने आपको बताया, यहाँ से आपको याद रखना है। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, मतलब रिटन डॉक्यूमेंट जब आप लिखोगे, एक्सेप्ट ब्रिटेन एंड इजराइल, ईच एंड एवरी कंट्री हैज रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम इसके साइज में देखते हैं। जैसे कि इसकी साइज अगर हम देखें, साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो दीज आर एक्चुअली फीचर्स। ठीक है, बेसिक डॉक्यूमेंट है हमारे फीचर्स, जिसमें 22 सेक्शंस हैं, 395 आर्टिकल्स इन 8 appendices. Now basically there are 12, but हमें एग्जाम में 8 ही लिखना है because we are following the book. Okay, so India has the largest document, like India's constitution is the largest document in the whole world. तो आपको ये चीज भी आपको याद रखनी है। ओके, फिर सिंगल सिटीजनशिप की बात करें, जैसे हमें पता है कि अमेरिका हैज अ ड्यूअल सिटीजनशिप, मतलब वहाँ पे एक सिटीजनशिप कंट्री की मिलती है और दूसरी सिटीजनशिप जो है वो हमें स्टेट की मिलती है। बट India, the people who are living in this country, except Jammu and Kashmir, each and every person has a single citizenship. मतलब आप कौन सी नेशनैलिटी आप जो लिखते हो, तो नेशनैलिटी में हम सिर्फ इंडियन लिखते हैं, वी नेवर राइट द नेम ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो आपको ये भी चीज ध्यान रखना है। ओके, द सेंटर एंड स्ट्रॉन्ग फेडरल, तो फेडरल कंट्री का मतलब होता है वेयर द पावर्स आर डिवाइडेड, जहाँ पे पावर्स जो है वो डिवाइडेड है। तो हम अगर बात करें कि हमारी कंट्री में पावर्स कैसे डिसाइडेड है, तो पहला यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, वी हैव स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एंड वी हैव लोकल गवर्नमेंट एज वेल, जो हमें पता है कि जैसे कि पंचायत वगैरह हो गई, ठीक है, म्यूनिसिपालिटीज होती हैं। सो वी हैव 3 डिफरेंट स्टेजेस जहाँ पे हम पावर्स को शेयर करते हैं। तो एक सेम क्वेश्चन आता है कि पावर्स को शेयर करते समय क्या कोई कंफ्यूजराइज नहीं होता है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि वी हैव 3 डिफरेंट लिस्ट, पहला यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर अंडरलाइन कर देना। इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं दैट इज लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशन, पोस्ट, टेलीग्राफ, ये सारे की सारे जो टॉपिक्स हैं, मतलब दीज आर जस्ट एग्जांपल, टोटल देयर आर 97 सब्जेक्ट्स। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं दैट इज टेकन केयर बाय यूनियन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। फिर हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं, तो देयर आर 66 सब्जेक्ट्स इन स्टेट लिस्ट। जैसे कि कौन सी चीजें आ गई, जैसे कि एजुकेशन आ गया, जैसे कि हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। फिर इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ, इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स, दीज आर इंक्लूडेड, क्योंकि इसकी ज्यादातर नॉलेज स्टेट को ही होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब चीजें नहीं देख पाएगा, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब। एंड दैट इज स्टेट पुलिस एज वेल, तो पुलिस वाला जो काम है वो भी स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है। देन वी हैव कॉन्करेंट लिस्ट एज वेल। कॉन्करेंट लिस्ट मीन्स देयर आर 47 सब्जेक्ट्स वेयर द डिसीजंस आर टेकन
बाय टुगेदर, लाइक जैसे कि सेंट्रल एंड स्टेट दोनों साथ में मिलकर जो है ये डिसीजंस लेते हैं, और ये डिसीजंस हैं जैसे कि क्रिमिनल या सिविल प्रोसीजर हो गया, ठीक है, मैरिज, डाइवोर्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, ट्रेड यूनियन, ये सारे डिसीजंस जो है ये दोनों गवर्नमेंट साथ में मिलके, सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट साथ में मिलके डिसीजंस लेते हैं। ओके, रेसिडरी पावर्स है, रेसिडरी पावर्स द सब्जेक्ट विच आर नॉट स्पेसिफिकली allotted to union or state are known as रेसिडरी पावर्स। मतलब जो हमने लिस्ट देखी, मे बी समथिंग हैपेंस कि जो कोई एक नया सब्जेक्ट आ जाता है और जिसके बारे में हमने उन 3 लिस्टों में डिस्कशन नहीं किया हुआ, तो वो रेसिडरी पावर्स आते हैं। यहाँ पे यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों करते हैं, मतलब दोनों डिसीजन साथ में मिलकर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कि सेल्स टैक्स आ गया, ठीक है, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। रेवेन्यू टैक्सेस हैं, इंटरटेनमेंट टैक्सेस हैं, ये सारी चीजें। ओके, यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग द क्राइसिस। नाउ यूनिफाइड अरेंजमेंट क्या होता है कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, मैनमेड कैलेमिटी आती है, तो हम जैसे कि मैंने आपको बताया, वी टेक द डिसीजन, वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम। हम पहले लोकसभा में जाते हैं, फिर राज्यसभा में आते हैं, देन इट गोज टू प्रेसिडेंट। बट यहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज होती है तो उसमें क्राइसिस के टाइम पे जो डिसीजन ऑन द स्पॉट लिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ फर्स्ट हम देखते हैं तो वॉर, एक्सटर्नल अटैक्स या आर्म रिबेलियन। अगर कंट्री में ये चीजें होने लगती हैं तो गवर्नमेंट हैज अ राइट टू टेक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। सेकंड, ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन, कहीं पे ऐसा हो गया कि भाई कर्फ्यू लग चुकी, मतलब जहाँ पे ज्यादा रियॉट्स वगैरह होने लगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज अ राइट कि वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें, कर्फ्यू लगा दें। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस देयर इज अ मॉनिटरी वैल्यू इरोजन, और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी इन्फ्लेशन के टाइम पे डिक्लेयर किया जा सकता है, बट दैट शुड बी एक्सट्रीम इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये 3 आप चीजें याद रखना। दूसरा हम देखते हैं बाइकामेरल प्रैक्टिस। तो बाइकामेरल प्रैक्टिस होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव पार्लियामेंट, ठीक है, 2 हाउसेस आते हैं पार्लियामेंट में। सो जो अपर हाउस है, दैट इज अपर एंड लोअर हाउस है। अपर हाउस राज्यसभा को बोलते हैं, ठीक है, एंड लोअर हाउस इज अ लोकसभा। तो हमारे यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो पहले लोकसभा में जाते हैं, फिर राज्यसभा में आते हैं। मतलब इफ द बिल गेट्स मेजॉरिटी फ्रॉम लोकसभा, दैट इट गोज टू राज्यसभा, ठीक है। और राज्यसभा में प्रेसिडेंट के 12 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट के सिलेक्टेड होते हैं, और लोकसभा में देयर आर दी 2 पीपल। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, क्योंकि वहाँ पे जो लोग रिटायरमेंट लेते हैं वो एवरी 6 ईयर्स में, मतलब 6 ईयर्स में चेंज होता है उसका टेन्योर, 2/3 एवरी 2 ईयर्स में रिटायर होता है, ठीक है। और मतलब इसीलिए राज्यसभा का जो टेन्योर है वो 6 ईयर्स है, मतलब 2/3 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, उसके सामने नए आ जाएंगे, तो उस तरीके से चलता है। और लोकसभा का जो टेन्योर है दैट इज ऑफ 5 ईयर्स, मतलब वो 5 साल में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब रहेगा कि हमारी जो जुडिशरी है दैट इज इंडिपेंडेंट। हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों जो गवर्नमेंट है वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हमारी जो जुडिशरी है, नो वन कैन इन्फ्लुएंस देम। हमारी सुप्रीम कोर्ट को या हमारे जो चीफ जस्टिस होते हैं, कोर्ट के जजेस होते हैं, नो वन कैन इन्फ्लुएंस देम। तो हमारी जुडिशरी कैसी होनी चाहिए, इम्पार्शियल, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जैसे कि कोई भी उसके ऊपर दबाव ना बना पाए। तो हाँ, अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली अमेंडमेंट्स का मतलब होता है कि जो चेंजेस किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लाइव एंड बेसिक डॉक्यूमेंट। बट हाँ, अगर कोई अमेंडमेंट किया जाता है तो उसके लिए नॉर्मल 50% जो है मेजोरिटी नहीं चाहिए होती। जैसे कि मेजोरिटी कैसे स्टार्ट होती है, 50% से ज्यादा लोग अगर हाँ बोल देंगे तो वो मेजोरिटी बन जाता है। बट वाइल मेकिंग एनी अमेंडमेंट, तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए जो 2/3 होती है, मतलब इसमें 66% लोगों की जो है हमें हाँ चाहिए, तभी जाके ये अमेंडमेंट हो पाएगा। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, द मोस्ट important क्वेश्चन, द पर्सन हु इज अबव 18 years of age कैन गिव हिज वोट, कैन कास्ट हिज वोट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या फ्रेंचाइज, दोनों वर्ड बोलते हैं। सेक्युलरिज्म वी ऑलरेडी डिस्कस कि सेक्युलरिज्म जो है दैट्स ऑल अबाउट रिलीजन। कंट्री कैन नॉट फॉलो एनी सिंगल रिलीजन, वी हैव मल्टीपल रिलीजन। ओके, फिर जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। जुडिशियल रिव्यू में ऐसा होता है कि
एज वी नो कि जो हमारे जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस है, दे आर ह्यूमन बींग्स, तो उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। इफ एनी डिसीजन इज टेकन एंड जहाँ पे हमें थोड़ा और सोचने की ज़रूरत है, तो वी कैन सिक फॉर द जुडिशियल रिव्यू कि अगर कोई डिसीजन लिया गया है और हमें लगता है कि दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस, या तो फिर किसी भी पर्सन से इंजस्टिस हुआ है, तो गवर्नमेंट जो है वो जुडिशियल रिव्यू जो है उसकी डिमांड कर सकती है और अगेन से उस चीज़ के ऊपर सोचा जा सकता है। देन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, ये मैं आपको एक चैप्टर है इसके बाद वाला जिसमें समझा दूंगा। ईच एंड एवरी पर्सन हैज गॉट फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारी कुछ ड्यूटीज भी दी गई हैं, ठीक है। तो हमें हमारी कंट्री के लिए वो सब चीज़ें जो हैं वो फॉलो करनी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया कि वी हैव फेडरल गवर्नमेंट, हमारे पास जो है वो स्टेट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट है, तो वी हैव गिवन पावर्स टू स्टेट एज वेल। प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड सेक्शंस एंड ट्राइब्स, देखो हमारी गवर्नमेंट जो है दैट ऑलवेज थिंक्स अबाउट जो लोग पीछे रह चुके हैं, SC ST या OBC होते हैं, उनके लिए वी हैव रिजर्वेशन कोटा, ठीक है। तो जिसमें इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स हो गई या स्कूल वगैरह में मतलब एडमिशंस हो गए, इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सो फॉर देयर बेटरमेंट, उनको अपलिफ्ट करने के लिए हमारे पास हमारी गवर्नमेंट दे ऑलवेज थिंक अबाउट दैट, और इन लोगों को रिजर्वेशन कोटा दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे सेफ, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।